हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास की एसएसटी का चैप्टर नंबर 11 का ये सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ नेचुरल क्लैमिटीज़। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं ये ऑलरेडी ये बॉक्स जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ, डिड यू नो वाला। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेचुरल क्लैमिटीज़। अब देखिए नेचुरल क्लैमिटीज़ होती क्या हैं। द इवेंट कॉज बाय नेचुरल फोर्सेस, ऐसे इवेंट्स जो नेचुरल फोर्स से क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता है, इसमें आर्टिफिशियल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, नेचुरली अकर होते हैं, मतलब नेचुरली आते हैं। आर रेफर टू एज अ नेचुरल क्लैमिटीज़, और इन्हें कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स। दीज डिज़ास्टर्स स्ट्राइक विद इमेंस फोर्स, और ये जब ये डिज़ास्टर्स आते हैं ना तो ये इमेंस फोर्स के साथ आते हैं एंड लीड टू लॉस ऑफ लाइफ। इसकी वजह से जो लोगों की ज़िंदगी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लोगों की जो ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाती है, एक तरीके से कह लो विनाश हो जाता है। एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और हमें लॉट ऑफ मतलब डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं चीज़ें इतनी बुरी तरीके से जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं। ये पिक्चर्स देखो आप, ये बिल्डिंग्स जो हैं गिर गई है, ये देखो रोड कैसे, जो सड़क है वो किस तरीके से ख़त्म होती जा रही, फट रही हैं। तो जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, क्लैमिटीज़ होती हैं, तो बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ये कह लो सिटीज़ ख़त्म हो जाती है, कंट्री ख़त्म हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से लॉस हमें देखने को मिलता है। अर्थक्वेक इज़ वन सच नेचुरल डिज़ास्टर। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, और भी हैं नेचुरल डिज़ास्टर, अभी सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में देखो, आगे चल के देखते हैं हम जिनके बारे में हम ज़्यादातर सुनते हैं, ठीक है। सम अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स, अभी हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, अब देखिए कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, सुनामी एसेट्रा। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत कीजिएगा कोई भी लाइन, कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक से। एन अर्थक्वेक इज़ ए नेचुरल डिज़ास्टर्स। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, कैरेक्टराइज्ड बाय द शेकिंग। अगर हम अर्थक्वेक के कैरेक्टराइज की बात करें तो क्या क्या होते हैं। शेकिंग, हमें एक हिलती हुई सी चीज़ें दिखती हैं, शेक हमें झंझनाहट सी महसूस होती है, ठीक है। ट्रैम्बलिंग बोलते हैं, हिलती हुई चीज़ें दिखती हैं हमें, अर्थ सरफेस पे हमें ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, शेकिंग, ट्रैम्बलिंग हमें देखने को मिलती हैं। द डैमेज कॉज बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी विद विच इट अकर। अब जो डैमेज की अगर हम बात करें जो अर्थक्वेक से आती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। अब हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, अभी आप बोलोगे कि इंटेंसिटी कैसे पता चलेगा कितनी आई है। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। अगर हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करें तो उसे करेंगे रिचर स्केल से 1 to 10 स्केल के बीच में, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो, ये रहा रिचर स्केल का डायग्राम, तो आपको एक इमेज क्लियर हो जाएगी कि रिचर स्केल कैसा दिखता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि रिचर स्केल में कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाता है। आपसे ये डायग्राम भी आ सकता है आपके लिए, ये वाला एग्ज़ाम में। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सिस्मोलॉजी, और जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। जैसे कि अगर जो MBBS है उसकी पढ़ाई कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। जब MBBS की पढ़ाई हो जाती है पूरी तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, सिस्मोलॉजी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जब ये पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस पर हम वापस आएंगे अभी। कॉज, अब देखिए जो अर्थक्वेक के कॉज क्या क्या होते हैं। द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट स्मूथ, जैसे कि हमने देखा, पढ़ा
और हम पिछली भी क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, प्लेट ऑफ रॉक्स, और वो किससे बना हुआ है? रॉक की प्लेट से बना हुआ है जो कि इंटरलॉक्ड हैं, ठीक है। और कुछ सेमी लिक्विड लेयर होती हैं जो फ्लोट करती है मेंटल पे, ठीक है। वेन एवर दीज प्लेट्स कोलॉइड, और जैसे ही ये प्लेट्स जो हैं कोलॉइड होती हैं, टकराती हैं, वाइब्रेशन और कॉज्ड, तो एक वाइब्रेशन होता है। एंड दीज वाइब्रेशन रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन है ये कहाँ पहुँचता है? सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुँचता है, और क्या फॉर्म करता है? अर्थक्वेक फॉर्म करता है। दिस शेकिंग ऑफ अर्थ इज़ सडन, और जो ये अर्थ पे जो ये शेकिंग हमें फील होती है, लोगों को जो फील होती है, ये सडनली फील होती है। इसका कोई हमें पहले से कोई ऐसी चेतावनी, इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। हैंस इट इज़ चोज एंड इज डिज़ास्टर ऑफ द ट्रेमोर्स ऑफ द हाई इंटेंसिटी। अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो झटके हमें सडन महसूस होते हैं, तो ये ना जो ये क्या कारण होता है? इससे पता चलता है कि एक गड़बड़ हमें गड़बड़ सी महसूस होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड क्या करता है, ये हमें क्या बताता है कि ये भूकंप के झटके हैं, और ये इंटेंसिटी, अगर इसकी हाई इंटेंसिटी है, अर्थक्वेक की अगर इंटेंसिटी हाई है, तो हमें भूकंप के झटके भी महसूस होंगे, हमें ऐसा कुछ शेकिंग सी फील होगी। अगर वो इंटेंसिटी हाई नहीं है, ठीक है, अगर वो सिर्फ उसकी जो इंटेंसिटी है 2 है, 3 है, तो इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो हमें फील भी होगा और चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज़ कॉल्ड फोकस। अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। वो ओरिजिनेट होता है फोकस से। अब आप ये पिछली पिक्चर में जाइए, ये देखिए, जो ये आप ये डायग्राम देखिए, ये जो है ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो है अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, हमें फील होने की वो हो जाता है कि हाँ यहाँ से अब अर्थक्वेक बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर क्या होता है? एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। अब हम कह रहे हैं कि फोकस से जो है वो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। इसके जस्ट अबव ना ये जो पॉइंट है ना, इसको एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एपिसेंटर। द ट्रेमोर इज मैक्सिमम एट द एपिसेंटर। और जब ट्रेमोर पे, मतलब सॉरी, एपिसेंटर पे जब पहुंच जाता है जो शेकिंग, मतलब फोकस की, अगर भूकंप की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एपिसेंटर पे अगर पहुंच गए तो हमें महसूस होगा ट्रेमोर, मतलब भूकंप के झटके हमें महसूस होंगे। इससे पता चलेगा कि जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। हैंस द डैमेज कॉज हियर इज़ द ग्रेटेस्ट। और फिर जो डैमेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा अगर एपिसेंटर तक भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस होते हैं, वो पहुंच जाते हैं, तो ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना, अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो हमें अगर भूकंप की इंटेंसिटी इतनी है तो समझो कि बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। अगर 2 है, 3 है, तो हमें इतना महसूस भी नहीं होगा और इतना कुछ नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो बिल्डिंग टूट जाती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत है। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कि अर्थक्वेक के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। इन केस द माइनर अर्थक्वेक इज़ माइनर। अगर आप मैंने जैसे बोला ना, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर इंटेंसिटी लेस है, वी मे नॉट इवन फील इट, तो हमें फील भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि फील भी नहीं होगा। बट इफ़ इट इज़ हाई ऑफ इंटेंसिटी, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हाई है तो हमें क्या क्या कॉज देखने को मिलेंगे? डैमेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज़, मतलब ट्रीज़ गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है।
सुनामी आ सकती है। सुनामी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, हम इसके बारे में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आप प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेन एन अर्थक्वेक विल अकर। ये हम जैसे कि मैंने बताया ना आपको पिछले पेज पे कि जो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में ये एक सडन वो होता है, रिएक्शन होता है, सडनली आते हैं, तो इसके बारे में हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी जाती कि अर्थक्वेक आने वाला है। बट सिस्मोलॉजिस्ट, अब मैंने आपको बता दिया है कि सिस्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं। बट सिस्मोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ एन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। लेकिन सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं, जो अर्थक्वेक की जो पढ़ाई अर्थक्वेक की जो पढ़ाई करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाइड किया है जहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं या आते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक्स अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन जापान। अब हम देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादातर हमें फ्रिक्वेंटली कहाँ देखने को मिलता है, जापान में। एंड ऑल्सो टू ग्रेट एक्सटेंट इन फिलीपींस, और हमें फिलीपींस में भी देखने को मिलता है अर्थक्वेक, ठीक है। मतलब देखने को मिलता है इन द सेंस हम ज़्यादातर कॉमनली वहीं के जो न्यूज़ है वो सुनते रहते हैं कि आज जापान में अर्थक्वेक आया है, फिलीपींस में अर्थक्वेक आया है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते, मतलब आ जाते हैं। आने नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन आते हैं, इसमें हमारा कोई ज़ोर नहीं होता है। तो मोस्टली अगर हम कॉमनली बात करें, जो सिस्मोलॉजिस्ट बताते हैं, तो जापान है, फिलीपींस है। Therefore, it is important that in such places, all old buildings should be repaired। तो क्या होता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर करते रहना चाहिए। अगर हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, अगर हमें अर्थक्वेक के जो डैमेजेस हैं उससे बचना है, तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर करते रहना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ भी अगर हमें पता चलता है या होता है, अर्थक्वेक जैसी घटना कुछ घटती है, तो उससे पहले ही हम सतर्क रहें, अवेयर रहें। एंड स्ट्रेंथन, और उन्हें मजबूत करके रखें। एंड न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी बेस्ड ऑन सेफ्टी नॉर्म्स। अगर हम तो ये बात कर रहे हैं कि ओल्ड बिल्डिंग्स की, ठीक है, लेकिन अब हम न्यू बिल्डिंग्स को अगर कंस्ट्रक्ट करने हैं तो वो उन्हीं सेफ्टी नॉर्म्स के साथ बनानी चाहिए, जिससे हम अर्थक्वेक के टाइम पे अपने सेफ्टी गार्ड्स प्रोटेक्ट कर सके अपनी बिल्डिंग्स को, अपने लोगों को, सो दैट दे मस्ट रेजिस्ट एंड सच डिज़ास्टर। और हम ऐसे जो डिज़ास्टर्स हैं उनसे बच सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मोमेंट ट्रेमोर इज़ फेल्ट। और जैसे हमें भूकंप के झटके फील होते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, देखो ज़रा। इवैक्यूएट और रन आउट ऑफ योर बिल्डिंग। हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ से बिल्डिंग, अगर हम सपोज़ किसी बिल्डिंग में हैं, अगर हम किसी खुले से प्लेस में हैं, विच इज़ ओके, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग में हैं तो वहाँ से निकल के हमें किसी एक ऐसे खुले एरिया में आना चाहिए जहाँ पर ऐसा मतलब बिल्डिंग गिरने का कोई ऐसा दिक्कत ही ना हो, ठीक है। जैसे कि पार्क हो गया, ऐसी खुली रोड हो गई जहाँ पर बिल्डिंग गिरने का कोई दिक्कत ही ना हो, तो हमें ऐसी जगहों पे आके खड़ा हो जाना चाहिए। एंड सडन इन एन ओपन एरिया, और हमें कहाँ स्टैंड इन एन ओपन एरिया, और हमें ओपन एरिया में आके खड़े हो जाना चाहिए। वेयर नथिंग कैन फॉल ऑन यू। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी तुम पे नहीं गिरेगा। अगर भूकंप के झटके आते हैं तो गिरने के जो बिल्डिंग गिरने का जो दिक्कत है वो नहीं होगी। सिट अंडर अ हैवी टेबल इन केस यू आर अनेबल टू रन आउट ऑफ योर हाउस। अगर सपोज़ आप भागने में इतने सक्षम नहीं हैं तो आपको क्या करना है, एक हैवी टेबल के नीचे आपको बैठ जाना है, ठीक है। उस टेबल के अंदर नीचे की साइड पे उसके नीचे बैठ जाना है, ठीक है। अगर आप भागने में सक्षम, वहाँ से निकलने में सक्षम नहीं हैं। स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। हमें बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए ऐसे टाइम पे। ट्रीज़ से दूर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक पोल से हमें दूर रहना चाहिए। यूज़ द स्टेयरकेस इंस्टीड ऑफ लिफ्ट।
हमें लिफ्ट से ज़्यादा, हम बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना चाहिए, तो हमें लिफ्ट से ज़्यादा स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अर्थक्वेक का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, किसी चीज़ को टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।